आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 27 मैंग्रोव दलदल। मुझे मैंग्रोव दलदल पसंद नहीं आया जिस पल हमें स्थानांतरित किया गया था। हम कीचड़ भरी जमीन के बीच में दिखाई दिए जहां मैं अपने पैरों को कुछ इंच में डूबते हुए महसूस कर सकता था। हमारे चारों ओर विशाल मैंग्रोव के पेड़ थे जो आकाश में उड़ रहे थे। गंध भयानक थी। हमारे आने से पहले शिकारियों ने मुझे जो जानकारी दी थी उसके अनुसार ये भूमि जहां हमें स्थानांतरित किया गया था वह एक कीचड़ भरे दलदल से घिरी भूमि का सबसे छोटा टुकड़ा था। हमारे दुश्मन दलदल के अंतरतम घेरे से हमारे चारों ओर आ रहे होंगे। दलदल खास था क्योंकि इसमें कई छल्ले थे। हम जिन दुश्मनों का सामना कर रहे होंगे उनकी पहली लहर पहली रिंग से होगी और जिस क्षण वे सभी दुश्मन मारे जाएंगे अंतरतम रिंग और दूसरी चौड़ी रिंग के बीच एक बाधा दूर हो जाएगी। जिस क्षण वह बाधा दूर हो गई दूसरी रिंग के सभी राक्षस आपकी ओर दौड़ पड़ेंगे। पूरे दलदल में 5 अंगूठियां थीं जिनमें 5वीं अंगूठी बॉस को छोड़ रही थी। ये वास्तव में एक हत्यारा कालकोठरी था। मुझे पर्यावरण में घूमना चिपचिपा और कठिन पसंद नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी क्षमताओं के साथ इस कालकोठरी की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। शिकार दस्तों के पूर्ण सफाई को रोकने के लिए शिकारियों ने उन राक्षसों में से एक को नामित किया जिनका उन्होंने सामना किया था राजकुमारी की उपाधि के साथ। वे इसके अलावा अन्य सभी राक्षसों को मार सकते थे। राजकुमारी उसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना था, अन्यथा जिस क्षण वह मर जाएगी दो बाधा टूट जाएगी और सांस लेने से पहले अधिक दुश्मन दौड़ पड़ेंगे। मैं उनकी पूरी प्रणाली को समझ गया और जल्द ही अपने पैरों के नीचे पृथ्वी को कांपते हुए महसूस करने लगा। विशाल राक्षस आ रहे थे। मेरी नज़र सबसे पहले एक 4 मीटर लंबे मगरमच्छ पर पड़ी जिसके विशाल जबड़े खुले हुए थे और वह हमारे समूह पर झपटा। मैंने तुरंत फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट मंत्र का प्रयोग किया और आग के मोटे स्तंभ को भाले की नोक की तरह सीधे उसके खुले जबड़ों में फेंक दिया। SS मांस के जलने की आवाजें गूंज उठीं और उसके तुरंत बाद जलने की दुर्गंध फैल गई क्योंकि आग के घूमते हुए स्तंभ ने मगरमच्छ के अंदरूनी हिस्से को नष्ट कर दिया। मैं शुक्रगुजार था कि इस रैंक डी कौशल ने 100 दक्षता हासिल कर ली थी और सहायक कौशलों द्वारा इसे और भी बढ़ाया जा रहा था जिससे ये रैंक भी राक्षसों को मार गिराने में सक्षम था। हाँ, शाबाश नौसिखिए। छोटी सी टैंक लाना स्टोन जो अपने आकार से दुगुनी टावर शील्ड पकड़े हुए थी चिल्लाए और बाकी समूह के सदस्यों के साथ आने वाले मगरमच्छों को रोकने और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। मैं राजकुमारी को पकड़ लूंगा, एक फ्लेल और सुनहरी ढाल के साथ दूसरे टैंक ने कहा कि उसका शरीर नीला चमक रहा था और अन्य मगरमच्छों के आरोपों का सामना कर रहा था। चौड़ी तलवार के साथ निडर ने अपनी तलवार को पकड़ रखा था जो अब आग की लिपटों से ढकी हुई थी और दूसरे की गर्दन पर स्वाइप कर रहा था जिससे एक स्पष्ट क्लीन कट हो गया जैसे कि उनके पपड़ीदार कवच से कोई प्रतिरोध नहीं था। 2 तलवारों के साथ दूसरे निडर ने प्रहार किया और एक विशाल क्रॉस आकार की तलवार की रोशनी को उजागर किया जो मगरमच्छों के एक और सेट को कसाई करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों जादूगर पीछे नहीं थे क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना जादू कर लिया था। उनके सामने का क्षेत्र जल्दी से बर्फीला हो गया और आने वाले सभी मगरमच्छों को जम गया जब निडर लोग अंदर आए और उन्हें अपनी तलवारों के झूले से चकनाचूर कर दिया। जादूगरों ने अन्य मंत्र जारी रखने से पहले लाना को पीछे खींच लिया। मुझे उनकी टीमवर्क पसंद आए और मैंने भी गंभीरता से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हवा में 10 सुनहरी तलवारें प्रकट हुईं और राजकुमारी के अलावा बचे हुए सभी मगरमच्छों की ओर तेजी से बढ़ी, उनकी कठोर सूखी खाल को भेदते हुए उन्हें जमीन पर गाड़ दिया। मैंने ऐसा कई बार दोहराया, दर्जनों मगरमच्छों को मार गिराया। इससे पहले कि शिकार दल ने स्माइट की बढ़ी हुई शक्ति को देखकर आश्चर्य से मेरी ओर देखा और थोड़ी देर बाद प्रोत्साहन के शब्द चिल्लाए क्योंकि वे राजकुमारी को रोकने के लिए सुनहरी ढाल वाले नाइट को मजबूत करने के लिए चले गए। नए लड़के, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। झिझकना मत, लाना ने कहा और बचे हुए एक मगरमच्छ को रोकने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसका छोटा सा शरीर विशाल टावर शील्ड को इतनी ताकत से हिला रहा था मानो वह भारहीन हो। दोनों शूरवीर बारी बारी से राजकुमारी को रोके रखते रहे जब तक कि 10 मिनट बीतकर सभी ने अपनी अधिकांश ऊर्जा वापस नहीं पाली। फिर एक ज्वाला में लिपटी तलवार ने राजकुमारी का अंत कर दिया। एक ऐसी आवाज सुनाई दी मानो कोई बुलबुला फूट गया हो और फिर और भी तेज कंपन सुनाई दिए क्योंकि और भी मगरमच्छ अंदर घुस आए। दस्ते के सदस्य हमेशा एकजुट होकर एक मजबूत संरचना में बने रहे। बीच में मैं और जादूगर थे और बाहर की तरफ नाइट और बरसेरकर थे। दर्जनों मगरमच्छों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक रोके रखा। इसके बाद मैं लगभग हर मिनट स्माइट का प्रयोग कर रहा था
जिससे ज्यादातर मगरमच्छों को पूरी तरह से पराजित किए बिना ही उनका सफाया हो रहा था और छोटे टैंक को मुझ पर और भी भयंकर निगाहें फेंकने के लिए मजबूर कर रहा था। इस दौर की चुनी हुई राजकुमारी को 20 मिनट तक जीवित रखा गया था, इससे पहले कि हर कोई एक बार फिर से जाने के लिए तैयार हो। हमने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक कि तीसरी और चौथी बाधा जारी नहीं हो गई। मुझे रोमांच हो रहा था क्योंकि मैंने इन शक्तिशाली रैंकबी शिकारियों को मेरे समान शक्ति में कौशल फेंकते हुए देखा था। चौथे बैरियर की रिहाई केवल एक राजकुमारी को आधे घंटे तक आयोजित किए जाने के बाद की गई थी। शिकारी दस्ते ने अपने चरम पर अपनी ताकत हासिल कर ली थी, इससे पहले कि उनकी सभी निगाहें नर जादूगर पर केंद्रित थीं। ऐसा लग रहा था कि वे एक समझ में आ गए क्योंकि उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुझे किसी भी परिस्थिति में उनसे दूर नहीं जाने के लिए कहा, जबकि हमने इस अगली लहर को साफ करना शुरू कर दिया। मैं उत्सुकता से सिर हिलाता रहा, ये देखने के लिए कि वे क्या आश्चर्यजनक चाल चलने वाले हैं। तभी मैंने 100 से अधिक विशालकाय मगरमच्छों को बेताब होकर हमारी ओर बढ़ते हुए देखा। जादूगर ने अपने बचाव में एक घेरे में खड़े होकर अपनी छड़ी आगे की ओर बढ़ाई और उससे आने वाले राक्षसों की ओर निशाना साधा। 30 सेकंड बीत गए, कुछ नहीं हुआ, और फिर हमारे चारों ओर गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। जब मैंने ऊपर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि आसमान से गाढ़े लावा के गोले बरस रहे थे और तेजी से नीचे आकर मगरमच्छों के बड़े बड़े झुंडों की ओर बढ़ रहे थे जो यहां आने की कोशिश कर रहे थे। धमाका! जब भी लावा के बड़े बड़े गोले नीचे गिरते और अपने आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर देते तो ऐसा लगता जैसे लगातार बम फट रहे हों। इस एक हमले में आधे से ज्यादा मगरमच्छ मारे गए। जमीन पर गिरे हौंफते हुए जादूगर को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। ऐसी कला मुझे भी चाहिए। पहले बरसते लावा के गोलों का दृश्य याद आते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे ये कौशल सच में बहुत चाहिए था। अगर मुझे ऐसा कौशल मिल जाए तो अपनी क्षमताओं के साथ। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ही सेकंड में राक्षसों के बड़े बड़े समूहों को कितनी आसानी से खत्म कर सकता हूं। मैं ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि किसी को चिल्लाकर मेरा ध्यान राक्षसों की ओर वापस लाना पड़ा। चलो नौसिखिए, ऐसे मुंह खोले मत लेटे रहो, चलो बाकी बचे राक्षसों का सफाया करते हैं। छोटी टैंक पागलों की तरह हंस रही थी और हमारी तरफ आ रही बची हुई लहर को रोकने के लिए आगे बढ़ी। मैंने अपना ध्यान वापस केंद्रित करते हुए अपनी जीभ चटकाए और एक बार फिर स्माइट का प्रयोग किया। मैंने हर 30 सेकंड में 10 सुनहरी तलवारें चलाकर बचे हुए अधिकांश मगरमच्छों को मार गिराया। 2 बरसेरकर अपनी तलवारों से कत्लेआम कर रहे थे और जल्द ही केवल एक राजकुमारी बची। जैसे ही यह बचा हुआ मगरमच्छ मारा गया, एक अकल्पनीय रूप से विशाल टाइटन हमारी ओर आ रहा था। मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि वे आमतौर पर इस बॉस को कैसे संभालते हैं यदि उनके जादूगर ने सैकड़ों मगरमच्छों से घिरे होने से बचने के लिए इस तरह के एक शक्तिशाली कौशल को डालने का फैसला किया। अब कौन सा शिकारी एक और आश्चर्य के साथ सामने आएगा? एपिसोड 28 मैंग्रोव दलदल 2। मैं इन वास्तविक रैंकबी शिकारियों से एक और आश्चर्य की उम्मीद कर रहा था। एक ने एक अत्यंत शक्तिशाली कौशल दिखाया जिसने पलक झपकते ही दसियों रैंकबी राक्षसों को बाहर निकाल दिया, हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह उसके पूरे मन भंडार की कीमत पर है। शूरवीरों ने तब भी दृढ़ता से बचाव करना जारी रखा जब उनके चारों ओर दसियों राक्षस थे, कभी भी एक को भी अपने दस्ते के सदस्यों के पास नहीं जाने दिया। मैं बॉस को देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करूंगा क्योंकि आधा घंटा जल्दी बीत गया और आखिरी राजकुमारी की हत्या कर दी गई। मैं दलदल के माध्यम से भागते हुए एक विशाल टाइटन के उग्र झटके सुनने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके बजाय बस एक बार पूरे दलदल को हिलाते हुए महसूस किया और बाद में सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद कुछ सेकंड बाद यह एक बार फिर हिल गया। ये थे बस इसके कदम। गंदे पानी से गुजरने वाले झटकों को महसूस करते हुए मैं चौंक गया था। टाइटन धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के कदमों में हमारी ओर बढ़ रहा था। ये कुछ ऐसा था जो शिकारियों के दिलों में डर पैदा कर देगा, लेकिन इन दिग्गजों को देखकर जो पहले भी कई बार इस कालकोठरी में गोता लगा चुके थे, उन्होंने बॉस की प्रतीक्षा करते हुए भावों को निर्धारित किया था। विशाल चौड़ी तलवार पकड़े हुए निडर ने मुझसे बात की। लड़ाई शुरू होने पर इसका ध्यान बाधित करने के लिए अपने सुनहरे ब्लेड डालना जारी रखें। यदि आप उन्हें अपनी आंखों पर निशाना लगा सकते हैं तो यह अपनी युद्ध शक्ति को कम कर देगा, भले ही वह अभी भी हमें महसूस कर सके। मैंने सिर हिलाया और क्षितिज पर विशाल जानवर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा लगा जैसे जानवर के पास आने पर एक बड़ा पहाड़ धीरे धीरे करीब आ रहा है। उसके तराजू गहरे हरे रंग में चमक रहे हैं, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी चमक रही हैं। इसने हमें दूर से देखा क्योंकि यह विशाल जबड़े खुले और एक अप्राकृतिक ध्वनि निकला।
विशालकाय मगरमच्छ के मुंह से चमकते नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दे रही थीं, जिससे उसकी आवाज कानों को चुभ रही थी। उसका ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े से काफी चौड़ा था, जिसके कारण जबड़े बंद होने पर उसके दांत पूरी तरह से छिप जाते थे। लेकिन अब जब उसका मुंह खुला था, तो नजारा बेहद भयानक था। धधकती तलवार लिए उस आदमी ने अपने निर्देश जारी रखते हुए कहा, फैल जाओ शूरवीरों, इसे व्यस्त रखो और खाए मत जाओ। दोनों शूरवीरों ने सिर हिलाया क्योंकि यह पहली बार नहीं था, और वे मगरमच्छ के बाएं और दाएं अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। बरसेरकर के हाथ में पकड़ी तलवार पर लगी लपटें बेतहाशा नाचने लगी और फिर फट पड़ी और शिकारी के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति का शरीर लपटों से घिरा देखकर मैं इस तरह के कौशल को देखकर दंग रह गया। जैसे ही वह विशालकाय योद्धा से सीधे भिड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके मुंह से एक चीख निकली। मानो एक विशाल आग के गोले की तरह वह उन्मादी योद्धा तुरंत पीछे की ओर उछल गया, मानो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई हो। 10 सुनहरे ब्लेड जल्दी से दिखाई दिए थे और उनमें से आधे एक सीधी रेखा में प्रत्येक आंख की ओर चले गए थे। एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी क्योंकि विशाल मगरमच्छ की आंखें मवाद के साथ फट गईं और मवाद बाहर निकल रहा था। दोहरे ब्लेड वाले निडर ने दो बड़ी तलवार की रोशनी छोड़ने का यह मौका लिया, जो मगरमच्छ के दाईं ओर टकराते थे, जिससे वह भारी रूप से घायल हो जाता था। यह अभी भी नहीं बैठा क्योंकि यह किनारे की ओर मुड़ गया और अगली बात जो हमें पता थी, हमारे आकार से दोगुनी एक पपड़ीदार पूंछ हरे रंग की रोशनी में चमक रही थी क्योंकि यह हमारी ओर अपना रास्ता बना रही थी। दोनों शूरवीर चिल्लाए क्योंकि उनके शरीर चमक रहे थे और पूंछ से टकराने पर प्रकाश की पारदर्शी ढल उन दोनों के सामने दिखाई दी। यही नहीं, प्रभाव से भूमि हिल गई, लेकिन शूरवीर अपनी जमीन पर खड़े रहे और हड़ताल रोक दी गई। गति को जारी रखते हुए एक ज्वलंत निडर एक बार फिर हवा में घूमता हुआ क्योंकि उसने लगातार आग के ब्लेड छोड़ते थे जो मगरमच्छ के सिर पर गिरते थे। मैंने एक बार फिर स्माइट को डाला और 10 ब्लेड को उसके खुले जबड़े की ओर लक्षित किया जब ये दर्द से चिल्ला रहा था, अंदर की नर्म त्वचा को तोड़ रहा था। शेष जादूगर जो इस समय चुप था, उसने आखिरकार अभिनय किया। उसकी झिलमिलाती हुई छड़ी ने आगे की ओर इशारा किया क्योंकि एक कार के आकार का एक हिमखंड नीचे आया और टाइटन के पहले से ही क्षत विक्षत सिर को छेद दिया। उसकी चीखें कम हो गई क्योंकि रक्त और मस्तिष्क के पदार्थ चारों ओर बिखरे हुए थे। मेरा खून उबल रहा था क्योंकि मैंने इन सभी काल्पनिक कौशलों को देखा और अपने स्वयं के उच्च रैंक वाले कौशल को इकट्ठा करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मैंने विकृत टाइटन की लाश को देखा और आने वाले दिनों में इस कालकोठरी को कम से कम 10 बार चलाने का वादा किया ताकि ये देखा जा सके कि रैंक बी कौशल क्या सामने आएगा, और निश्चित रूप से रैंक ए कौशल गिरने की दुर्लभ संभावना। शिकार दस्ते के सदस्य समाप्त छापे पर जयकार कर रहे थे क्योंकि एक हरा क्रिस्टल दिखाई दिया। लाना मेरी ओर आए और बोली, बुरा नौसिखिया नहीं, आपके उन ब्लेडों ने हमें रिकॉर्ड समय में अपनी छापेमारी खत्म करने की अनुमति दी। हमारा मुनाफा बढ़ने वाला है। बाकी सदस्य हंसने लगे क्योंकि वे एक साथ इकट्ठा हुए और ये देखने के लिए जांच की कि क्या कोई घायल है। जिस जादूगर ने अद्भुत दिखने का कौशल डाला था, जहां मैग्मा गेंदें आसमान से गिरती थीं, वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था क्योंकि उन्होंने लूट को इकट्ठा किया और कालकोठरी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने चारों ओर मगरमच्छ की लाशों की भीड़ को देखा और बगल में और भी बड़ा लाश। मुझे पता था कि अगर मैं अकेले आता हूं तो मैं इस कालकोठरी को साफ कर सकता हूं, लेकिन सैकड़ों मगरमच्छों और इस विशाल जानवर को नीचे ले जाने में मुझे बहुत समय लगेगा, और मुझे जितनी जल्दी हो सके कालकोठरी को साफ करना पसंद था। मेरी सबसे उच्च श्रेणी की आक्रमणकारी कौशल सी थी और मुझे लगा कि बॉस को आसानी से हराने के लिए मुझे इन शिकारियों के समान उच्च क्षति पहुंचाने वाली श्रेणी बी की कौशल की आवश्यकता है। जैसे ही मैंने आगे क्या करना है इस बारे में सोचना शुरू किया, मेरे दिमाग में एक गठीले शरीर वाले व्यक्ति का चेहरा उभर आया। कोर और एक आइटम इकट्ठा करने के बाद हमने हरे क्रिस्टल पर हाथ रखा और एक बार फिर बाहरी दुनिया में पहुंच गए। मोनोलिथ के पास पहरा दे रहे अधिकारी हमें बाहर आते देखकर हैरान रह गए और उन्होंने अपनी घड़ियां देखीं। इस बार मेरे सहयोग के कारण कालकोठरी 3 घंटे से भी कम समय में पूरी हो गई। मैंने रैंक बी शिकारियों की संपर्क जानकारी नीचे ले ली क्योंकि उन्होंने मुझे जश्न मनाने के लिए उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। मैंने इसके बारे में सोचा क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने वास्तव में खुद को काफी समय के लिए किसी भी सामाजिक सेटिंग्स में नहीं जोड़ा था। शायद ये कुछ अच्छा करना होगा। कालकोठरी कहीं नहीं जा रही थी और कुछ घंटों के नए स्थानों को चोट नहीं पहुंचेगी। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे मिलूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही इस समय कुछ और करने की योजना बनाई है और वाइस एडमिरल के कार्यालय की ओर चला गया।
कई सुरक्षा बिंदुओं को दरकिनार करते हुए मैं एक बार फिर कागज के ढेर से भरे कार्यालय में वापस आ गया। मैग्नार ने मुझे देखकर मुस्कुराने और कहने से पहले दीवार पर एक प्राचीन घड़ी को देखा। सब कुछ ठीक हो गया, मुझे लगता है। बहुत, और मैं मदद करना जारी रखना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे पहले आपसे एक एहसान की आवश्यकता होगी। मेरी बातें सुनते ही उस आदमी की आंखें खड़ी हो गईं। इस बार मैं सेना के हाथों में आक्रामक रैंकबी कौशल को देखना चाहता था कि मैं कालकोठरी के अपने रन को और भी आसान बनाना सीख सकता हूं। यहां तक कि अगर मैं अब इसे हराने के लिए काफी अच्छा था तो और भी अधिक तैयार होना कोई मुद्दा नहीं था। मैं कालकोठरी में कूद सकता था और रैंकबी कौशल के लिए इसे साफ करने में कुछ समय बिता सकता था, लेकिन बूंदें यादृच्छिक थीं, इसलिए मुझे कभी नहीं पता होगा कि मैं एक कौशल से पहले कितने समय तक गोता लगा रहा हूं जो मैं वास्तव में बूंदों का उपयोग करना चाहता था। निचली रैंकिंग के कौशल भी जल्दी से अपनी प्रभावशीलता खो रहे थे, क्योंकि रैंक एफ फायरबॉल रैंक बी राक्षसों के तराजू को कम नहीं करेगा और पूरे कालकोठरी में गोता लगाने के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया गया था। सिर्फ एक रैंक बी कौशल। मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी को अंदर बुलाने दो। मैंने उस पर सिर हिलाया और बगल में इंतजार करने लगा। 1 मिनट बाद बिजनेस वियर पहने एक महिला कमरे में आए और वाइस एडमिरल का अभिवादन किया। बॉस, यहाँ वह दस्तावेज है जो आप चाहते थे। मैग्नार ने मोटी किताब उठाते हुए मुझे देते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। यह उन सभी रैंक बी कौशलों की सूची है जिन्हें अभी तक वितरित नहीं किया गया है। कृपया हमें बताएं कि आपको कौन सा कौशल पसंद है और हम उसे आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। मैग्नार ने अपने सामने खड़े उस शिकारी को देखा जो कौशल पुस्तकों की सूची को ध्यानपूर्वक देख रहा था और एक और उत्कृष्ट शिकारी को भर्ती करने की उपलब्धि पर मुस्कुराया, ये देखते हुए कि उसने कालकोठरी में प्रवेश का समय लगभग आधा कर दिया था। आने वाले हफ्तों में उसकी मदद से और भी अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। उसे बस यही उम्मीद थी कि इस शिकारी के शामिल होने और उनके द्वारा किए जा रहे अन्य सभी प्रयासों से उनकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्हें वास्तव में शीर्ष रैंक के और अधिक शिकारियों की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। वह अपने सामने खड़े शिकारी को भी एक संभावित उम्मीदवार के रूप में देख रहा था, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। शायद उससे अभी और भी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती थीं।